सबसे बड़ा प्रहार, केजरीवाल के आंसू और बीजेपी को चुनौती। सूरज ने बदले अपने तेवर, योगी का मिशन सिंगापुर और जापान। नमस्कार, मैं हूं रूपाली बर्वे और आप देख रहे हैं वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ, जिसमें बात करेंगे सप्ताह भर की सुर्खियों की एक अलग अंदाज में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की धमकियों के बीच आखिरकार इजरायल ने ईरान के खिलाफ जंग छेड़ दी है। ऐसा लग रहा है कि इजरायल और ईरान के बीच बरसों से चला आ रहा शेडो वार अब खुलकर और भीषण युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है। हिजबुल्लाह और यमन भी ईरान के समर्थन में इस जंग में उतर गए हैं। जंग के पहले दिन इजरायल ने ईरान की राजधानी तेहरान समेत कई अन्य स्थानों पर 30 से ज्यादा हमले किए हैं। इसे अब तक का सबसे बड़ा हमला माना जा रहा है। इजरायल ने ईरान के राष्ट्रपति के आवास को भी निशाना बनाया। इजरायल के रक्षा मंत्री इजराइल कैट्ज ने पूरे देश में नेशनल इमरजेंसी घोषित कर दी। इजरायल ने इस हमले को शील्ड ऑफ जुदाह नाम दिया है। इजरायल के कई शहरों में भी सायरन गूंज रहे हैं और लोगों को बंकरों में जाने की सलाह दी गई है, क्योंकि इस हमले के बाद ईरान भी चुप नहीं बैठेगा और पूरी ताकत से इजरायल पर पलटवार करेगा। बताया जा रहा है कि ईरान ने तगड़ा पलटवार करते हुए इजरायल की करीब 70 मिसाइलें दागी है। ईरान ने कहा है कि जंग का आगाज इजरायल ने किया है, लेकिन अंजाम तक हम इसे पहुंचाएंगे। दूसरी ओर अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि ईरान को मिटा देंगे। ईरान कभी भी परमाणु शक्ति नहीं बन सकता, वह अमेरिका को निशाना बनाना चाहता है। हम ईरान की नेवी को खत्म करने जा रहे हैं। इजरायल के प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने भी धमकी भरे अंदाज में कहा कि ईरान को हथियार डालने होंगे। यह हमला अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की उन सीधी धमकियों के बाद हुआ है जिसमें उन्होंने ईरान को गंभीर अंजाम भुगतने की चेतावनी दी थी। इजरायल और ईरान के बीच दशकों पुरानी दुश्मनी भी है। हालांकि अमेरिका फिलहाल सीधे तौर पर युद्ध में शामिल नहीं हुआ है। हालांकि अमेरिकी सेना ने ईरान को चारों तरफ से घेर रखा है। वहीं रूस और चीन का परोक्ष समर्थन ईरान के साथ है। ऐसे में आशंका व्यक्त की जा रही है कि ईरान, अमेरिका, इजरायल की ये दुश्मनी दुनिया को कहीं तीसरे विश्व युद्ध की ओर न ले जाए। 27 फरवरी 2026 का वो ऐतिहासिक दिन जब दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल, उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत 20 से ज्यादा आरोपियों को दिल्ली की कोर्ट ने आबकारी घोटाले में बरी कर दिया। दरअसल दिल्ली विधानसभा चुनाव से पहले सीबीआई और ईडी ने आरोप लगाया था कि तत्कालीन दिल्ली सरकार ने आबकारी नीति को संशोधित करते समय लाइसेंस शुल्क माफ या कम नहीं किया था। ठेकेदारों को अनुचित लाभ पहुंचाया गया। कोर्ट ने अपने फैसले में केंद्रीय एजेंसियों पर तीखी टिप्पणी की है। जज ने अपने फैसले में कहा कि सीबीआई ये मानकर बैठी थी कि अपराध हुआ और फिर यही साबित करने के लिए लोगों को फंसा दी गई। कोर्ट के फैसले के बाद केजरीवाल अपने आंसू नहीं रोक पाए। उन्होंने लगे हाथ भाजपा को चुनौती भी दे डाली कि वह इस समय दिल्ली में विधानसभा चुनाव करा ले, उसे 10 से ज्यादा सीटें नहीं मिलेंगी। हालांकि इस फैसले के बाद केंद्र सरकार पर भी सवाल उठेंगे। मनीष सिसोदिया ने कहा कि लोग पूछ रहे कि आखिर केंद्र सरकार ने साजिश क्यों रची। हमने एक पैसा भी नहीं खाया और अदालत ने हमारी कट्टर ईमानदारी पर मुहर लगाई है। अन्ना हजारे ने भी केजरीवाल के बरी होने पर कहा कि अब न्यायपालिका ने अपना फैसला दे दिया है कि उनकी कोई भूमिका नहीं थी। हमें अदालत के फैसले को स्वीकार करना चाहिए। हालांकि सीबीआई ने निचली कोर्ट के फैसले को हाई कोर्ट में चुनौती दे दी है, लेकिन इस फैसले से केजरीवाल और आम आदमी पार्टी दोनों को काफी राहत मिली है। 2027 में पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में पार्टी को इसका फायदा मिल सकता है। साथ ही यदि केंद्रीय एजेंसियों की ओर से यदि इस तरह की कोई कार्रवाई की जाती है तो जनता शायद ही उस पर विश्वास करे। कुल मिलाकर इस फैसले से केजरीवाल की राजनीति को ऑक्सीजन मिल गई है। उत्तर से लेकर पश्चिम भारत तक सूरज की तपिश ने अभी से मई जून का एहसास कराना शुरू कर दिया है। दिल्ली, राजस्थान, पंजाब और हरियाणा में पारा सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस ऊपर बना रहा। दिल्ली में 27 फरवरी को तापमान 31 डिग्री के पार दर्ज किया गया, जो कि सीजन का सबसे गर्म दिन था। एक्सपर्ट इसे अर्ली समर का संकेत मान रहे हैं। हालांकि मौसम विभाग के अनुसार 27 फरवरी से एक कमजोर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सक्रिय हुआ है और इसकी वजह से जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के ऊंचाई वाले इलाकों में हल्की बर्फबारी और बारिश की संभावना बनी हुई है। लेकिन गर्मी ने लगभग पूरे देश में अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया है। दक्षिण भारत के कई शहरों में जैसे कि इरोड, सलेम, मुदेरू, मदुराई, अनंतपुर और कर्नूल में तापमान पहले से 37 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया है। मध्य भारत में अकोला, विदर्भ में अमरावती और गुजरात के राजकोट में भी पारा 37 डिग्री तक पहुंच गया है, जो कि सामान्य से थोड़ा ज्यादा है। हालांकि उत्तर भारत में अभी भी गर्मी उतनी तेज नहीं हुई है, लेकिन पश्चिम राजस्थान के बाड़मेर और फलोदी
चुनौती जैसे सीमावर्ती इलाके 35 डिग्री के आसपास पहुंच गए हैं। मार्च के दूसरे पखवाड़े में उत्तर भारत के मैदानी इलाकों में तापमान में बढ़ोतरी होने की संभावना है। बिहार में लू जैसी स्थिति मार्च के बीच में ही बन सकती है। दक्षिण भारत में केरल और कर्नाटक के कुछ हिस्सों में छिटपुट बारिश से राहत मिल सकती है, लेकिन बड़े स्तर पर गर्मी का ही दबदबा रहेगा। मौसम विभाग ने बताया कि 4 और 5 मार्च को गुजरात के कुछ इलाकों में गर्म और उमस भरे हालात बने रहने की संभावना है। तो एक बात तो तय है कि अब लोगों को तेज गर्मी सहन करने के लिए तैयार रहना चाहिए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जापान और सिंगापुर की यात्रा से यूपी ने $1 ट्रिलियन इकोनॉमी की दिशा में कदम बढ़ा दिए हैं। माना जा रहा है कि सीएम योगी की इस यात्रा के दौरान प्रदेश सरकार को 1.5 लाख करोड़ रुपए के एमओयू तथा 2.5 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन निवेश प्रस्तावों के धरातल पर उतरने से राज्य के 5 लाख से अधिक युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सृजित होंगे। योगी के सफर की शुरुआत सिंगापुर से हुई। योगी ने टोक्यो में जापानी निवेशकों के सामने यूपी का नया चेहरा पेश किया। द न्यू यूपी, द लैंड ऑफ अपॉर्चुनिटी। जापान की दिग्गज कंपनियों ने यूपी में भारी निवेश का भरोसा दिया है। ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रॉनिक्स और रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर में करीब 90,000 करोड़ रुपए के निवेश के समझौतों पर मुहर लगी है। जापानी तकनीक और यूपी का लेबर पावर, ये मेल प्रदेश की तस्वीर बदलने वाला है। सिर्फ बिजनेस ही नहीं, सीएम योगी ने वहां रहने वाले भारतीयों का दिल भी जीता। उन्होंने कहा कि यूपी अब बीमारू राज्य नहीं बल्कि एक्सप्रेसवे प्रदेश बन चुका है। जापान के निवेशकों ने भी माना कि यूपी में अब इज ऑफ डूइंग बिजनेस का सपना सच हो रहा है। अब खबरें संक्षेप में। एनसीईआरटी की पुस्तक में न्यायपालिका के भ्रष्टाचार पर टिप्पणी से बवाल, सुप्रीम कोर्ट ने जताई नाराजगी। एनसीईआरटी ने 8वीं की विवादित पुस्तक वापस मांगी। शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कड़ी कार्रवाई की बात कही। किताब की 1.25 लाख प्रतियां प्रकाशित हुई है। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच जंग छिड़ी, 2 जंग का अखाड़ा बना एशिया। ट्रंप ने कहा कि मैं रुकवाऊंगा युद्ध। कुनू में बड़ा चीतों का कुनबा। बोत्सवाना से लाए गए 9 चीतों को क्वारंटाइन बाड़े में छोड़ा गया। भारत इजराइल के बीच रणनीतिक साझेदारी। पीएम मोदी की इजराइल यात्रा के दौरान दोनों देशों ने रक्षा और तकनीक सहित 17 महत्वपूर्ण समझौतों पर हस्ताक्षर किए। मैं बीमार नहीं था। पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे के 7 महीने बाद तोड़ी चुप्पी। विमान यात्रियों के लिए राहत भरी खबर। डीजीसीए ने टिकट कैंसिल करने पर रिफंड के नियमों को आसान बनाया। एयरलाइंस को दिए सख्त निर्देश। रेल मंत्रालय ने रेलटेक पोर्टल लॉन्च किया। अब रेलवे क्लेम ट्रिब्यूनल की पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन होगी, जिससे यात्रियों को बड़ी राहत मिलेगी। वेब दुनिया की खास पेशकश WD नाउ अगले सप्ताह की सुर्खियों के साथ फिर हाजिर होंगे। नमस्कार।